नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पीएससी फर्स्ट ईयर का रियल एनालिसिस, जो कि हमारा मैथ का सेकंड पेपर है। यहाँ पर गलती से थर्ड पेपर लिख गया है, सेकंड पेपर होगा रियल एनालिसिस, थर्ड पेपर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रियल एनालिसिस में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 तक पढ़ लिया था और उसमें हम लोग देखे थे सिमेट्रिक रिलेशन, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो आज का लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले आप लोग एक नोट्स डाल के लिख लीजिए, जो कि सिमेट्रिक रिलेशन ही है। तो पहले एक नोट लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए नोट, ठीक। तो नोट करके लिख लीजिए, लेट x बी अ सेट देन a relation is, देखिए ए अलग से है, इसमें नहीं है, रिलेशन शब्द अलग है, ए अलग है, ठीक। तो अ रिलेशन इज सेड टू बी, ए यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक, टू बी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एक्स। कह रहा है कि कोई सेट एक्स है, तब हमारा जो एक रिलेशन होगा, कोई रिलेशन हो सकता है, आर हो सकता है, R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा किस पे, सेट एक्स पे। यानी कि जो रिलेशन होगा आर फ्रॉम एक्स टू एक्स, तो ये हमारा जो आर है कहा जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। कब कहा जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब आर इक्वल हो जाए किसके, आर की पावर -1। जो हमारा रिलेशन आर है फ्रॉम एक्स टू एक्स, तब कहा जाएगा ये कि जो हमारा ए आर है क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा किस पर, ऑन एक्स। ऑन एक्स का कहने का मतलब आर कहाँ से, फ्रॉम एक्स टू एक्स, उसका रिलेशन है। कब कहा जाएगा, जब हमारा क्या हो, आर इनवर्स निकालें इसका। अगर आर दिया हुआ है रिलेशन, तो अगर आर इनवर्स निकालें तो क्या हो जाए, आर के बराबर किया जाए, तब क्या कहा जाएगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है सबको, क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं? यहाँ पे जिनको न क्लियर हो बता दीजिएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने लिया एक सेट, लेट मान लिया एक सेट x इक्वल टू, हमने लिया दो एलिमेंट 1 और 2, एक एलिमेंट ले लिया। अब हमें चाहिए रिलेशन एंड r फ्रॉम x टू x। क्लियर, हमने एक रिलेशन ले लिया सच दैट, किस प्रकार से कि r इक्वल क्या है हमारा 1, 2 एंड 2, 1, सॉरी और है इसमें, और फिर है 2, 1, और फिर यहाँ बना लीजिए 1, 1 एंड 2, 2। क्लियर, तो ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है, आर इक्वल। तो अगर हम दिखा दें कि आर इनवर्स भी क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन है क्या है, सिमेट्रिक। नाउ अब हम लोग निकालेंगे आर इनवर्स। तो आर इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 इधर लिखा है तो 2 इधर लिखेंगे, तो 2, 1 लिखेंगे। तो आर इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x, y क्या बिलोंग्स किस में से, y, x सच दैट, कैसे, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स कहाँ से, r। यही डिफिनीशन होता था हम लोगों का। डिफिनीशन यही होता है कि वो सभी y, x के एलिमेंट हो, किस टाइप के एलिमेंट हो, y, x, फॉर ऑल x, y किस में बिलोंग करे, r में। तो r में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, उसके अगर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग चेंज कर दें, तो तब जो हमें सेट मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं आर इनवर्स। तो यहाँ से आर इनवर्स जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, 1, 1, 2। फिर यहाँ 1 का चेंज करेंगे तो 1, 1 ही रहेगा, इसका चेंज करेंगे तब भी 2, 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आर इनवर्स और आर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। दिख रहा है, क्योंकि हम लोग किसी भी एलिमेंट के सेट के एलिमेंट को, जैसे सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट दिया है, तो इसी सेट को हम लोग लिख सकते हैं 2, 1, 3, या इसी सेट को हम लोग लिख सकते हैं 3, 1, 2।
सभी सेट क्या हैं, इक्वल्स हैं। इसके क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्रम चेंज करने से, आप लोगों को पता होगा सेट से। तो यहाँ देखिए 2,1 है तो यहाँ 2,1 है। यहाँ पर देखिए 1,2 है तो इसमें देखिए 1,2 भी है। यहाँ देखिए 1,1 है तो यहाँ पर 1,1 है। यहाँ 2,2 है तो यहाँ पर 2,2 है। और एलिमेंट की संख्या देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से देखिए लिख दीजिए इसको, मान लीजिए यहाँ से लिखिए क्लियरली R इक्वल टू क्या हो गया, R इनवर्स। तो क्या बोलेंगे, हेंस तब क्या हो जाएगा, जो हमारा R इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। आप दूसरा सेट भी लेके चेक कर सकते हैं। अगर कभी भी अगर ऐसा सेट बन गया आपका, क्या हुआ, रिलेशन आपका x से x में इस तरीके से डिफाइंड है। जैसे यहीं पर अगर हम लेते R इक्वल टू इस तरीके से ले लेते 1,2 एंड 1,1, यही दो रिलेशन लेते। अगर R इनवर्स यहाँ से निकालते तो क्या था हमारा 2,1 और यहाँ पर क्या आ जाता 1,1। अब यहाँ देखिए कि जो हमारा 2,1 है यहाँ पर 2,1 नहीं है, क्योंकि यहाँ 1,2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। तो यहाँ पर देखिएगा R इनवर्स के इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में जो हमारा R होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया है ना। तो दूसरा तरीका ये भी है चेक करने का किसी भी रिलेशन को कि वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो क्या करिए, सबसे पहले आप लोग R इनवर्स निकाल लीजिए। तो R इनवर्स निकालिए गए तो अगर वो उसका जो R है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन के बराबर आ जाए तब क्या कहा जाएगा कि वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक। और दूसरा तरीका तो आपके पास है ही कि अगर x का y बिलोंग करे R में और वो इम्प्लाइज कर दे कि y का x भी कहाँ बिलोंग कर जाए, R में, तब भी क्या होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन। ये तो डिफिनीशन बताए थे। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं या ऐसे चेक करते हैं। तो ये वाला चेक करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके। ठीक। तो जो आपकी इच्छा हो उससे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली हेडिंग लगाइए, एंटी सिमेट्रिक। इतना समझ में आ रहा है सबको ना। जहाँ देखिए नहीं समझ में आएगा, जब आप कमेंट करेंगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तभी हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, सबको डाउट क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर हैं। चलिए तो अगला हेडिंग लगाइए, एंटी सिमेट्रिक। देखिए क्या होता है कि जो हम देखें यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ज़्यादातर, अभी आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर केवल नोट तरीके छपवाया जाएगा, आप लोगों को समझाया कम जाएगा, लिखवाया ज़्यादा जाएगा। तो क्या करते हैं लड़के, एक साइड में लिखते हैं, दूसरी साइड में, और प्रोफेसर जो होते हैं चाहे स्कॉलर्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो इतनी जल्दी लिखते हैं कि आप लोग समझने के बजाय केवल उसको लिखने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। व्यर्थ क्या कर दिए कि अपना नोट्स सोचते हैं कि नोट्स मेरा तैयार हो जाए, नोट्स बनाने के चक्कर में एक साइड में इतना लिख देते हैं कि इधर वाला लिखेंगे तब से इधर वाला समझा के वो यहाँ तक पूरा कर देंगे, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। क्योंकि 45 मिनट की क्लास होती है, 45 से 1 घंटे के बीच में क्लास होती है, तो 1 घंटे में कितना ही पढ़ा देंगे। ठीक। लेकिन हम यहाँ से सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें समझा कर ही बताएंगे। ठीक। और आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यू चलाएँगे, लगभग 45 से 46 लेक्चर चलेंगे। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 है, तो मतलब अब कितने बचे हुए, 35 से 36 लेक्चर और इसके बाद। तो चलिए आज हेडिंग लगा लीजिए, एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्रिक लगाइए, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ लड़के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो जो चीज़ कन्फ्यूजन वाली रहती है वहाँ पर थोड़ा ऐसे स्टार लगा लीजिएगा, थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। ठीक। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो लिखिए डिफिनीशन, और रिलेशन। देखिए जब भी हम लिखते हैं यहाँ पर ए का मतलब एक नहीं होता है, बहुत लोग इसका मतलब एक समझते हैं। ए का मतलब होता है कोई भी, एनी। ए का मतलब एनी भी होता है। आप लोग आर्टिकल जो अच्छे से पढ़े होंगे वो लोग जान रहे होंगे। ए का मतलब एनी, यानी कोई भी सेट हो सकता है। तो और रिलेशन ऑन और सेट किस पे है, एक्स पे। जब ऑन बोला जाए तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन होगा कहाँ से कहाँ होगा, एक्स से एक्स में, अगर एक्स बोला है तब। ठीक। अगर ए बोला होगा तो ए से ए में, यानी उसी सेट पे, यानी कि ए क्रॉस ए में। क्लियर। एक्स इज सेड टू बी
said to be an antisymmetric राइटिंग समझ में आ रही सबको? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। और ये भी याद रखिए, अभी से पढ़ते आना स्टार्ट कर दीजिए। इफ़, क्योंकि बाद में रिवाइज नहीं हो पाता है जब सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई का एक्स बिलोंग टू कहाँ पर? आर, देन एक्स इक्वल टू वाई। इसको बहुत ध्यानपूर्वक कह रहा है कि अ रिलेशन ऑन ए सेट एक्स, किस पे डिफाइंड है हमारा रिलेशन? एक्स क्रॉस एक्स में, ठीक। इज सेड टू बी अ एंटिक सिमेट्रिक रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़। इसको पढ़ा जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़। लिखते हैं, देखिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़ा जाता है, ठीक। इफ़ लिखा है लेकिन इसे पढ़ेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। कब? जब एक्स कामा वाई बिलोंग टू कहाँ करे? आर, एंड और वाई कामा एक्स भी कहाँ बिलोंग करे? आर। अगर ये दोनों आर में बिलोंग करते हैं तब क्या मिले हमें? एक्स इक्वल टू वाई मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि वो एंटिक सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? समझ में आया सबको? दैट इज कहने का इसका अर्थ है कि यदि एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर जाए? आर, एंड वाई कामा एक्स बिलोंग कहाँ करे? आर, तो ये इम्प्लाइज कर जाए क्या? एक्स इक्वल टू वाई। दूसरे तरीके से लिखा जाए तो अब इसको एक एग्जाम्पल से, व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझेंगे। व्यवहारिक एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? जैसे एक घर में 3 लड़के हैं, राम, श्याम और रोहन, या कह दीजिए अमित, ये मान लीजिए, ठीक। ये तीनों हैं। कहा जा रहा है कि अगर राम और श्याम स्कूल जाएंगे, राम एंड श्याम स्कूल जाएंगे तभी कौन जाएगा? अमित स्कूल जाएगा, ठीक। अगर राम स्कूल गया और श्याम स्कूल नहीं गया तब मुझे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों अमित स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। इसकी कंडीशन तब है कि ये हमको तब दिखाना है जब दोनों हो। अगर एक भी, किसी इनमें से दोनों में से कोई एक नहीं है तब हमें ये दिखाने की कंडीशन नहीं है, तब हमारा वो एंटिक सिमेट्रिक रहेगा ही। क्लियर? सब है? समझ में आ रहा है सबको? अगर ए है और ए भी है तब ए होना चाहिए। यानी यहाँ कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक्स कामा वाई बिलोंग कर जाए आर में, एंड वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तब हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तब हमारा अगर ऐसा मिलता है तब क्या होगा? तब भी हमारा आर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक होगा। यही बात लड़के नहीं समझ पाते हैं, उनको कितना भी समझाओ लेकिन नहीं समझ पाते हैं। हमारे साथ में जितने भी लोग पढ़ रहे थे सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूज थे। वो लोग कहते थे कि ऐसे कैसे हो जा रहा है? ये डिफिनीशन कह रहा है कि ऐसा और ऐसा हो तब ऐसा हो। यानी कहा जा रहा है कि 2+3 करें तब 5 मिलना चाहिए। ऐसा नहीं केवल 2 है तब हम नहीं दिखाएंगे कि 5 है कि नहीं है। अगर केवल 3 है तो हमें नहीं दिखाना है कि 5 है। अगर हम 2+3 लिखते हैं तब हमें दिखाना है कि 5 है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। क्लियर है? वहाँ नहीं देख पाए, यहाँ देखिए, ऊपर नहीं दिखाना। जैसे 2+3 = 5 है, तो इसका कहने का मतलब 2+3 को हम प्लस में लिखें तब हमें 5 दिखाना है। अगर 2+3 को हम इंटू में लिख दें तब हमें 5 नहीं दिखाना है, ठीक। यानी अगर 2 में से मान लीजिए ए वाला, पहला वाला अगर 2 है तब हमें 5 नहीं दिखाना है। अगर 2 और +3 दोनों हैं तब हमें 5 दिखाना है। अब मान लीजिए 2 नहीं है, केवल 3 है, तब भी हमें 5 नहीं दिखाना है। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड एक्स कामा वाई वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तब हमें ये दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्स कामा वाई है कि नहीं। तब ऐसा मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तब उस केस में हमारा जो आर होगा वो क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा। तब हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा केस कह रहा है, तो मान लीजिए एक्स कामा वाई डज नॉट बिलोंग टू आर एंड वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर, तब भी इस केस में भी हमें इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं। तब भी ऐसा हम नहीं दिखाएंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ऐसा केस में, ठीक। लेकिन जब दोनों बिलोंग कर जाएँ आर में, मिले उस आर रिलेशन में, तब हमें ऐसा मिलेगा, ठीक। तब अगर ऐसा मिलता है तब हम कहेंगे क्या? वो एंटिक सिमेट्रिक है। अगर नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये दोनों हैं तब, अगर दोनों हैं, अगर ऐसा मिलता है तो सिमेट्रिक, अगर ये दोनों हैं ऐसा नहीं मिलता है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक है दूसरा नहीं है तब भी क्या होगा? वो सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक। यहाँ एंटी सिमेट्रिक लिखिएगा। अगर इसमें भी है, ऐसा है कि पहला है दूसरा नहीं है, तब भी क्या हो जाएगा? वो एंटी सिमेट्रिक। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को?
यानी कि एक है एक नहीं है तब भी एंटी सिमेट्रिक, पहला नहीं है दूसरा है तब भी एंटी सिमेट्रिक। अगर दोनों हैं तो ऐसा हो मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं मिला यानी अब इसको समझ लीजिए, यहाँ लिख कर समझाएंगे तो ज़्यादा समझेंगे अच्छा अच्छे से। देखिए यानी कहने का मतलब है एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर है एंड वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए इतना आपको प्रोफेसर तो पहली बात फर्स्ट ईयर पढ़ाते नहीं हैं, और पढ़ाएंगे भी तो इतना समझा के नहीं पढ़ाएंगे, वो एक बार लिखेंगे डिफिनेशन आपको समझना खुद होगा। ठीक, तो ऐसा ये इम्प्लाइज करे एक्स इक्वल टू वाई, ऐसा इम्प्लाइज कर देता है ये दोनों चीज़ें हैं तब ऐसा मिलता है हमको, तो हम लोग कहेंगे जैसे हमने कहा 2 + 3 है, ठीक 2 है प्लस 3 है तब हम लोग को क्या मिलना चाहिए 5। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एंटी सिमेट्रिक। क्लियर, एग्जाम्पल दे दिए हम। दूसरा मान लीजिए है एक्स कामा वाई है बिलोंग्स टू आर, क्लियर, एंड यहाँ पर वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, और हमें डज नॉट बिलोंग्स टू मिल रहा है क्या एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि ऐसा हमें नहीं मिल रहा है एक्स इक्वल टू डज नॉट, ये इम्प्लाइज कर रहा है एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि इसका कहने का मतलब है ये इम्प्लाइज कर रहा है एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, यानी ऐसा नहीं इम्प्लाई कर रहा है, तो यानी कि ऐसा इम्प्लाइज कर रहा होगा एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। क्लियर है सबको, तो यानी कहने का मतलब जैसे हमने लिखा 2 + 3, क्लियर, तो आना चाहिए 5, ठीक, इम्प्लाइज करना चाहिए 5, हमारा कंडीशन ये है, लेकिन वो क्या कर रहा है वो इम्प्लाइज कर दे रहा है 6। मान लीजिए यहाँ पर 2 + 5 हम लोग लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है 6, लेकिन मिलना क्या चाहिए 5, तो कुछ ऐसा कंडीशन बन जा रहा है, तो कभी 6 मिलेगा नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। क्लियर है सबको, अब समझ में आया, लेकिन ऐसा है तो ऐसा मिलना चाहिए तब हम कहेंगे वो एंटी सिमेट्रिक है, अगर ऐसा नहीं मिला तो क्या हो जाएगा वो एंटी सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, और आप लोगों को पहचानना है कौन से एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है कौन से सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, तो मान लीजिए लेट ए इक्वल, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और सभी लोग कन्फ्यूज रहेंगे, अपने साथ वाले के साथ भी पूछिएगा कि अगर एक्स का एक एग्जांपल ले लीजिएगा, एक रिलेशन है आर, उसमें 1, 1 क्या है एलिमेंट्स हैं 1, 1, तो बताइए वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं, बस इसी को पूछ लीजिएगा, वो देखिए आपको वो लड़का बता पाता है कि नहीं। ठीक, चाहे आर इक्वल टू ले लीजिएगा 2, 3, बस यही रिलेशन ले लीजिएगा और बता दीजिएगा सेट हमारा है ए, जो कि हमारा क्या है 1 और 2 है, और हमारा रिलेशन जो डिफाइंड है उसको बता दीजिएगा रिलेशन एक राशि ए से एम है। इतनी बातें बता दीजिएगा, ये तीनों बातें बता दीजिएगा और पूछिएगा कि आर उनका सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। ठीक, तो खुद ही जान जाएंगे कि उनको पता है कि नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे। वो तो पहली बात कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, तो उनसे कहिएगा कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, तो वो कहेंगे नहीं है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि वो हेरेंगे 3, 2 और वो 3, 2 नहीं पाएंगे तो कह देंगे कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में कहा जाता है कि अगर 2, 3 बिलोंग्स टू आर, एंड वाली शब्द भी आता है कि अब हमारा क्या होना चाहिए 3, 2 बिलोंग्स टू कहाँ पर आर, लेकिन ऐसा नहीं है तो हमें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो हमारा 2 होगा वो 3 के इक्वल होगा। क्लियर, तब ऐसा नहीं दिखाना है हमें, जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे दोनों तब हमें दिखाना है। अगर एक नहीं है दूसरा वाला तब ये क्या हो गया एंटिक सिमेट्रिक है, तब आगे हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे वो एंटिक सिमेट्रिक है। ठीक, क्लियर है सबको, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ से, अब बताइएगा दिया हुआ ए इक्वल टू हमारा सेट है ए बी सी, हमने एक सेट माना है तो लिख लीजिएगा लेट ए इक्वल क्या है हमारा ए बी सी, कोई एक सेट है और यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है। बताइएगा आप लोग R1 इक्वल टू हमारा दिया हुआ है A, B और दूसरा दिया है B, C, R2 इक्वल टू दिया हुआ है, दूसरा हमारा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है A, B, C। चलिए इन्हीं दो को चेक करेंगे और बाकी सब आप लोग चेक करेंगे। तीसरा देते हैं, आप लोग बताइएगा R3 इक्वल टू दिया हुआ है A, अगर डिफिनेशन को आप लोग समझ पाए हैं अभी तक अच्छे से तो आप लोग इस सारे के सारे सवाल कर डालेंगे। और चौथा नंबर हमारा दिया हुआ है R4 इक्वल टू A, C, A, B, A। क्लियर, तो चलिए चेक करते हैं, हम दो को चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं और बाकी सारी चीज़ें आप करेंगे। हम फर्स्ट और सेकंड करेंगे, बाकी ये दो चीज़ें आप करेंगे। ठीक, तीसरा और चौथा, और कमेंट करेंगे किन्होंने कर लिया है किन्होंने नहीं किया है। ठीक,
तो R1 इक्वल टू है, तो मान लीजिए चलिए सोल्यूशन यहाँ पर देखिए, एक तरीके से समझा रहे हैं सोल्यूशन। ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं लेकिन आगे चल के यूज होंगी, तो पहले से जानते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिफिनीशन शायद कभी कभी पूछ लिया जाता है एंटी सिमेट्री का और लिखना होता है, तो आप लोग उसको जानते रहिए। अगर सवाल कभी दे दे 1 नंबर में तो इसे पूछ लेता है, ठीक। तो चलिए देखिए, तो हमें क्या मिला है, R1 इक्वल टू हमें क्या है, गिवन दैट क्या, सेट। देखिए लिखने का तरीका है, अ सेट, या लिखिए सेट हमारा क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, A, B, C, एंड क्या दिया हुआ है हमारा रिलेशन R1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, A, B, और कामा क्या दिया हुआ है, B, C, यही दिया हुआ है रिलेशन। तो हमें क्या दिखाना, हमें क्या दिखाना है, चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A, B बिलोंग टू कहाँ पर, R1, बट क्या लिखेंगे, B, A डज नॉट बिलोंग टू R। तो यहाँ पहला चीज़ दिखा दिया कि इसमें नहीं है। फिर लिखेंगे सिंस B, C बिलोंग टू कहाँ पर, R, बट C, B डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर, R। इसीलिए क्या होगा हमारा, देयरफॉर, इसीलिए क्योंकि दोनों में देखिए A भी है, यहाँ पर A वाला नहीं है, B, C है लेकिन A वाला भी नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए क्या होगा हमारा R1 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, एंटी सिमेट्रिक होगा सिमेट्रिक, R1 इज एंटी सिमेट्रिक। अगर मान लीजिए इसी में हो जाता A, B बिलोंग्स टू R1 एंड B, A बिलोंग्स टू R, और A वाला सेटिस्फाई नहीं करता, पहला वाला तो मान लीजिए सेटिस्फाई कर लिया, दूसरा वाला नहीं सेटिस्फाई किया, तब भी क्या होता, वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। तब उस केस में क्या होता, वो एंटी सिमेट्रिक क्या हो जाता, क्लियर। तभी एंटी सिमेट्रिक क्यों होता, क्योंकि एक हमारा ये वाला कैसा मिल गया। देखिए अगर एक, देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा था A, B बट एंड, और मिल जाता B, C बिलोंग्स टू R। और अगर हमें तब हमें दिखाना होता है इस केस में A इक्वल टू B। अगर हम ऐसा नहीं दिखा पाते किसी एक के लिए भी, इसके लिए भी अगर नहीं दिखा पाते, तो हमारा वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। किसी एक भी टपल्स के लिए अगर हम नहीं दिखा पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नॉन एंटी सिमेट्रिक, ठीक। तब वो एंटी सिमेट्रिक नहीं रह पाएगा, क्लियर ना, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसलिए हम इसके आगे की बात चर्चा नहीं करेंगे, इसकी आगे की बात की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक, क्लियर है। डज नॉट इक्वल टू, अब A इक्वल टू B की बात में हम चर्चा नहीं करेंगे, जब इतना दिया रहेगा तब, ठीक। अगर कोई दोनों अगर हो जाएगा तब हम इसके आगे अब देखेंगे कि वो हमारा A इक्वल टू B हो रहा है कि नहीं। अगर A इक्वल टू B नहीं होगा तब क्या कहेंगे, अगर A इक्वल टू B हो गया तो क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक। अगर A डज नॉट इक्वल टू B तब क्या कहेंगे, तब वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। समझ में आ गया सबको। तो चलिए एंटी सिमेट्रिक तक आप लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक नोट लिखेंगे, तो नोट लिख लीजिए यहाँ पर, चलिए आइए। तो नोट डाल के लिखिए, और इसको जिन्होंने डिफिनेशन पढ़ा है उन नोट को समझ पाएंगे, और जो लोग डिफिनेशन को अच्छे से नहीं देख पाए हैं भी वो लोग नहीं बता पाएंगे। लिखिए फाई इज नेवर क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन एनी सेट एक्स। कह रहा है कि फाई जो होगा कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा ऑन एनी सेट एक्स, यानी कोई रिलेशन हमारा है R और उसमें क्या है एलिमेंट जो हमारा रिलेशन है वो फाई है, और कहाँ से कहाँ रिलेशन है हमारा R का, x से x में, क्लियर। तो कह रहा है जो हमारा ये R होगा वो कभी भी एंटी सिमेट्रिक नहीं होता, इसे फाई से भी डिनोट करते हैं। कभी भी क्या होगा, वो रिलेशन क्या नहीं होगा, रिलेशन R एनी सेट x रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से आज जानते हैं कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर x में A, B, C हैं एलिमेंट, तो इन सभी का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे B, B है तो A, B, B और C, और दूसरे का जैसे A, B भी है इसमें, तो उससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका खुद से होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है रिफ्लेक्सिव में, यही कहा जाता है ना, सब लोग पढ़े हैं ना।
बस आइडेंटिटी अगर रिलेशन पढ़ रहे हैं तब उसमें क्या होता है कि ए का ए से, बी का बी का, सी का सी से, इसके ए का बी से नहीं होना चाहिए उस केस में। अगर कब पढ़ा जाता है, जब आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा जाता है, ठीक। लेकिन यही रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तब अगर ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, बी का बी का, सी के सी, यानी कि फॉर ऑल यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, जो हमारा सेट यक्स है उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, यक्स कामा यक्स बिलोंग टू कहाँ पे, आर। क्लियर। ये सारे डिफिनेशन हमने पहले लेक्चर में, शायद लगभग हमारे लोगों का लेक्चर होगा 3 या 4 में। पहले वाले में तो हम लोग थोड़ा बेसिक बताया है, चिन्हों के बारे में बताया है, यानी सिंबल्स के बारे में, कौन सा सिंबल्स क्या कहा जाता है, बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों को हमने पहले लेक्चर में डिफाइन कर दिया है। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 है। तो जो लोग नहीं क्लास किए हैं वो जाके पीछे वाला पहले क्लास कर लें, उसके बाद एक क्लास करेंगे तो उन लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया, अब यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट ऐसा आएगा ही नहीं एक्स का, यानी हमें ए कामा ए कभी मिलेगा ही नहीं, और बी कामा बी मिलेगा ही नहीं, सी कामा सी मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्या हो गया, आर हमारा क्या हो गया, कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है सबको। चलिए अब अगला हेडिंग लगाइए जो कि इम्पॉर्टेंट है, 2023 में एक बार पूछा जा चुका है, तो वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। और यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन भी कुछ इसी तरीके से है एंटिक सिमेट्रिक से, जैसे 2 कंडीशन दिया जाता है तब तीसरे कंडीशन को पूछा जाता है। अगर उनमें से एक कंडीशन भी नहीं है तो तीसरे कंडीशन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तब मान के चलते हैं कि वो जो हमारा है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। जैसे कहा जाता है ना कि राहुल, अगर आप लोग देखते होंगे जो आपके अगल बगल रहते होंगे भी रूम पार्टनर कह दीजिए, चाहे कभी अगल बगल कोई रहता है तो कहते हैं ना कि राहुल आज कुरान जाओगे, मार्केट जाओगे क्या, तब आप वो कहते हैं कि अगर आप मार्केट जाएंगे तब हमारे लिए सब्ज़ी लेते आइएगा। तो कहते हैं कि अरे यार तुम सब्ज़ी लाने के लिए बोलो, अभी जा कहाँ रहा हूँ। तो आप कहते हैं कि अगर जाइएगा तब लेके आइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए जाके सब्ज़ी लेके आइए, अगर आप मार्केट जाते हैं तो सब्ज़ी लेकर आइएगा। कहने का कंडीशन आप क्या डाल रहे हैं, अगर आप मार्केट जाइएगा तब सब्ज़ी लेके आइए। कंडीशन क्या है, अगर मार्केट जाइएगा तब सब्ज़ी लेके, अगर मार्केट नहीं गए हैं तो सब्ज़ी नहीं लाएंगे तब भी कोई हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है कि आपने हमारी सब्ज़ी नहीं लाई है। समझ रहे हैं आपको बात को इसको। तो ऐसे आप व्यवहारिक एग्जाम्पल से अपने आप को रिलेट करेंगे तो आप इन थ्योरम को सारी चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए आप जैसे टीचर से पढ़ेंगे वैसा आप लोगों को समझ में आएगा। कोई इतना व्यवहारिक एग्जाम्पल दे के नहीं समझाता है, कुछ प्रोफेसर्स हैं जो व्यवहारिक एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को अभी तो प्रोफेसर मिलेंगे नहीं, फर्स्ट ईयर में रिसर्च स्कॉलर मिलेंगे, और इसका रिसर्च स्कॉलर थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं तो हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, सारी चीज़ें व्यवहारिक एग्जाम्पल ले लेके तो हम आपको सारी चीज़ें समझाते चलेंगे। ठीक, जिनको वीडियो पसंद आता है वो लोग जरूर थोड़ा कमेंट कर दिया करें, हाथ पैर चलाते रहा करें। ठीक, कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे भी नहीं पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तब जैसे प्रोफेसर पढ़ा देते हैं अगर हम भी वैसे पढ़ा देंगे तो आप प्रोफेसर तो अच्छे ही पढ़ाते हैं। अभी क्लास तो फर्स्ट ईयर नहीं मिलेगी, रिसर्च स्कॉलर लोगों की मिलेगी, तो सबका अपना अपना स्किल होता है पढ़ाने के लिए। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए। चलिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए। अभी आप लोग इंटर में सारी चीज़ें पढ़े होंगे लेकिन इतना नहीं क्लियर हुआ होगा कि एक्स कामा वाई बिलोंग है। तो कभी भी अगर ए कामा केवल आर में हो जाए, एक ही एलिमेंट हो जाए, ए कामा बी बिलोंग कर जाए, तब उस केस में वो एंटी सिमेट्रिक में, ये तो हमेशा होगा एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि ए कामा बी है और हम जान रहे हैं कि इसमें बी कामा ए नहीं है। तो दूसरा वाला कंडीशन वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पहला कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एंटी सिमेट्रिक पूरी तरीके से। ठीक, तो यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखिए, कह रहा है अ रिलेशन, एक रिलेशन है, क्या है, आर, ऑन किस पे डिफाइंड है, ऑन सेट एक्स पे। क्लियर, इज सेड टू बी, राइटिंग समझ में आ रही है सबको, सेड टू बी, जिनको ना समझ में आ रही है हम बोल भी रहे हैं, लिख सकते हैं, इज सेड टू बी और ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहा जाएगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब एक्स कामा वाई बिलोंग टू कहाँ करें, आर में,
एंड देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन हो रहा है, वाई कामा जेड बिलोंग करे कहाँ पर, आर में। कह रहा है कि एक्स कामा वाई बिलोंग करे आर में, और क्या बिलोंग करे, वाई कामा जेड, यानी एक्स का रिलेशन वाई से होना चाहिए और वाई का रिलेशन जेड में अगर दिया हो। जैसे कह रहा है कि एक्स का रिलेशन वाई में वाई से दिया हो और वाई का रिलेशन जेड से दिया हो, तब हमें क्या मिलना चाहिए, देन तब हमें मिले क्या, एक्स का रिलेशन किससे हो जाना चाहिए, जेड से। अगर एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है तो हमें दिखाना होगा कि एक्स भी जेड से रिलेशन में है। तो एक्स बिलोंग टू एक्स कामा जेड बिलोंग टू कहाँ होना चाहिए, आर। फॉर ऑल एक्स वाई कामा जेड बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स में। ठीक, समझ में आया। दैट इज दूसरे शब्दों में कहें, दैट इज का मतलब अर्थात, इसका हिंदी शब्द लिखना चाहें तो अर्थात लीजिएगा। कह रहा है इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड है कोई, हम एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। अर्थात इसका मतलब मत लिखिए अभी, अगर उसका लिखने का हो तो ऐसा हाल लिख लीजिए शॉर्टकट में, पहले इसी को लिख लीजिए उसके बाद समझा रहे हैं हम आपको। तो लिख लीजिए एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। यहाँ बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा लीजिएगा बीच में। ये इम्प्लाइज करें, इफ़ एंड ओनली इफ जब करेंगे तो यह इम्प्लाइज करते क्या कि एक्स कामा जेड बिलोंग करे कहाँ पर, आर में। क्लियर। तो ऐसा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा क्या है, आर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ समझिए कहने का क्या अर्थ है इसका, समझने के लिए। ठीक, तो मान लीजिए एक्स है वाई है जेड, कह रहा है कि एक्स का रिलेशन हो वाई से और वाई का रिलेशन हो जेड से, तो हमें दिखाना है कि एक्स का रिलेशन जेड से होना चाहिए। कब, जब ऐसा हो, मान लीजिए पहला वाला है दूसरा वाला नहीं है, तब इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है तीसरे वाले को। ठीक, अगर मान लीजिए ए वाला नहीं है ए वाला है, तब भी इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अगर मान लीजिए ए है तब ए होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ऐसा होगा तो क्या होगा, ट्रांजिटिव। ठीक, अगर ए है, देखिए ऐसा है ऐसा नहीं है, ठीक, तब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव। क्लियर। ऐसा है ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं मिला हमको, तब हमें एक्स कामा जेड दिखाने की जरूरत नहीं, तब भी क्या हो गया है, ट्रांजिटिव। अगर ऐसा है और ऐसा भी नहीं, ऐसा मिला तब क्या होगा, वो अगर है तो क्या मिला, ट्रांजिटिव। क्लियर। ऐसा है ऐसा मिला तो ट्रांजिटिव, ऐसा है ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं मिला तब भी ट्रांजिटिव, ऐसा है ऐसा नहीं है तब भी क्या मिला, ये ट्रांजिटिव है। ठीक, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको ना। अब अगली बार देखते हैं, हो गया, सारी चीज़ें हो गई ना, तीनों चीज़ें हो गई, तीनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर पहले में है दूसरा नहीं है तो तीसरा नहीं होगा, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तब वो होगा ट्रांजिटिव। पहला भी रिलेशन है दूसरा रिलेशन नहीं है, देखिए दूसरा पहला नहीं है दूसरा है, तब तीसरा रिलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है एक्स कामा वाई, तब भी क्या हो गया है, ट्रांजिटिव। पहला है दूसरा भी है तो तीसरा भी है तब हो गया ट्रांजिटिव। अब मान लीजिए पहला भी है दूसरा भी है और तीसरा नहीं है, तब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर। तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्रॉस करने का मतलब। अगर दोनों है और तीसरा भी नहीं है, दोनों है लेकिन तीसरा नहीं है, एक्स कामा जेड नहीं है, तो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आ गई सबको। डायग्राम जितना बना रहे हैं आप लोग बनाते चलिए, क्योंकि समझने के लिए बाद में भूल जाएंगे आप लोग। तो यही हमारा डेफिनेशन कह रहा था, तो डेफिनेशन भी लिख लीजिए और इस डायग्राम को लिख लीजिए जो हम अभी आपको बता दिए हैं। क्लियर हो रही हैं सारी बातें। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं और आप लोग बताइएगा कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर कर रहा है लेट एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, सेट 2 4 मत लीजिए, ABC ही लीजिए जो अभी लेते आ रहे हैं हर बार, तो वही ले लीजिए जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारा रिलेशन R1 है, आप लोगों को बताना है, केवल चेक करना है A कामा A, क्या आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं, A कामा C कामा A। ठीक, R2 इक्वल टू हमारा दिया हुआ है A कामा B, अगला दिया हुआ है C कामा A, अगला दिया हुआ है A कामा C। R3 इक्वल दिया हुआ है A कामा A, B कामा B और C कामा C। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं सर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कि हाँ हमें यहाँ डाउट हो रहा है। ठीक, चलिए बात करें, आगे चर्चा करें। क्लियर है सबको। चलिए देखिए पहले का चेक करते हैं, पहला वाला बताइए रिहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग उठाएंगे A कामा A को, तो A कामा A कहाँ पर है,
R1 में। अब यहाँ सीधे हम एग्जांपल देके समझा रहे हैं आप लोग, ठीक। तो आप लोग देखिए R1 के लिए, तो इसको पहला दे दीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए, तो थर्ड। तो हम पहले के लिए चेक कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। A, A है यहाँ पर R1 में, तो देखिए A, A है, तो हमें क्या दिखना चाहिए, A, A है, और देखिए A किसी और से रिलेशन में है, A, A, तो दूसरा वाला एलिमेंट देखिए किसी और से रिलेशन में है, तो देखिए दूसरा वाला रिलेशन A से C से रिलेशन में है। तो यानी कि हमें मिल रहा है एंड, और क्या मिला, A, किससे रिलेशन में, C से। तब ये क्या करें, इम्प्लाइज। अब क्या होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, A, A का C से है, तो हमें मिलना चाहिए A का किससे रिलेशन हो, अब C से हो, तो A, C, तो इसमें है, देखिए खुद ही है A, C, तो रिलेशन है, ठीक। चलिए और दूसरे एलिमेंट को देखिए, सब एलिमेंट को उठा के देखेंगे, पहले वाले को उठाएं अब दूसरे वाले का, तो दूसरा लिखेंगे A, C। देखिए A, C बिलोंग टू R1 में है, एंड अब देखिए C का किसी से रिलेशन है, A, C से रिलेशन में है, और C देखिए किसी से रिलेशन में है, तो C A से रिलेशन में है, यानी कि हमें मिल गया C, A रिलेशन में। तो अब हमें देखिए क्या A खुद से है, A का A से रिलेशन है, तो अब यहाँ से मिलना चाहिए A का किससे, A से। तो यहाँ से देखिए A, A क्या वास्तव में R1 में है, तो हाँ यहाँ पर है R1 में, तो यहाँ लिखेंगे R1 में है। A भी है, तो A भी का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तीसरा उठाइए, इसमें तीसरा उठाएंगे तो क्या है हमारा, C किससे रिलेशन में है, A में, ठीक, R1 में। एंड देखिए A किसी से रिलेशन में है, तो A देखिए रिलेशन में है किससे, किससे, A खुद से है और A C से भी है, तो यानी एंड A रिलेटेड टू किससे, A। तो इस केस में क्या होगा हमारा, A C किससे रिलेशन में होना चाहिए, A से, तो हमारा C A से है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन यहीं पर और देखिए C, A जब हम लिए यहाँ पर R1, एंड दूसरा कंडीशन हमारा बना A, A से रिलेशन में था और A, C से रिलेशन में है, तो यानी A किससे रिलेशन में है, C से, तो दूसरा वाला एलिमेंट C से भी रिलेशन में है, तो C वाला लिखेंगे। अब तो दूसरा जब लिखेंगे, इसमें दो पार्ट हो गया, एक दो, क्योंकि दो चीज़ उससे रिलेशन में था। तो अब देखेंगे यहाँ से, तो देखिए A C से रिलेशन में है और A किससे रिलेशन में है, C से, यानी कि डायग्राम बनाएंगे C A C, तो C A से रिलेशन में है और A फिर C से रिलेशन में है, तो हमें दिखाना होगा C से रिलेशन में है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए C, C क्या रिलेशन में है, R में है कि नहीं, R1 में है कि नहीं, तो देखिए यहाँ से, तो R1 में नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू R1, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन तीसरा कंडीशन अब नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, जो हमारा डिफिनीशन था। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर, सिंस लिखेंगे, सिंस यहाँ पर लिख ही चुके हैं तो यहाँ पर लिखा दीजिएगा सिंस। तो ये जब इसको लिखाएंगे तो लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए हमारा क्या होगा, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। तो इतना लिख लीजिए आप लोग। समझ में आया कैसे हुआ। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहें आप लोगों को तो डायग्राम देख लीजिए, एक ही समझा रहे हैं, बाकी सब आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो चलिए देखते हैं पहले डायग्राम के माध्यम से क्या करना है। देखिए हर एक टपल्स को उठाना होता है, जितने भी टपल्स होते हैं, क्लियर, यानी कि जो हमारे है कोऑर्डिनेट वाइज है ना, तो कोऑर्डिनेट वाइज लिखा जाता है। तो एक एक कोऑर्डिनेट को उठाएंगे, तो पहला उठाएंगे तो A, A है, ठीक। तो लिखिए A किससे रिलेशन में है, A से, A, A मतलब A रिलेटेड है A से, कोऑर्डिनेट पहले का कहने का मतलब है। और फिर देखिए A दूसरा वाला, देखिए दूसरा वाला किसी और से रिलेशन में है, दूसरा वाला देखिए एक ही है, इधर जो पहला है, दूसरा पहला कोऑर्डिनेट है, देखिए पहला जो टपल है दूसरे टपल से रिलेशन में। अब देखेंगे दूसरा टपल क्या है हमारा A, तो दूसरा टपल अब पहला टपल होना चाहिए, और पहले टपल का देखेंगे A किसी और से रिलेशन में, तो A देखिए यहाँ C से रिलेशन में, यानी A का दूसरे वाले टपल का किसी और से रिलेशन है C से, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि A का C से रिलेशन है कि नहीं। तो A का C से रिलेशन है, तो इसमें देखिए हेरिए है ये नहीं, ऐसे A का C का, तो A खुद ही है A का C से, तो यानी कि है यहाँ पर A, C हमें मिल गया, यानी तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब दूसरा देखिए उठाते हैं हम A, C, दूसरा टपल, दूसरा कोऑर्डिनेट उठाते हैं A, C के लिए। तो A रिलेशन है C से, यानी A से रिलेशन है C से, और C का रिलेशन किसी और से है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ देखिए मिल गया है C का रिलेशन किसी और से है, तो C का रिलेशन A से है, तो C का रिलेशन लिखाएंगे A से, क्लियर। तब हमें क्या मिलना चाहिए, A का रिलेशन A से मिलना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है, तीसरा कंडीशन A का A से, तो क्या A, A R में है, तो A, A देखिए यहाँ पर है रिप्रेजेंट, तो यानी कि A वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई। अब तीसरा उठाते हैं कोऑर्डिनेट, तीसरा हमारा है C A से रिलेशन में है, C, A का मतलब C A से रिलेशन में है। डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, जिनको समझना हो अपना बना लेंगे डायग्राम।
सी का ए से, और ए देखिए किसी और से रिलेशन में है, तो यहाँ देखिए ए से भी रिलेशन में है और ए सी से भी रिलेशन में है। यानी ए किससे रिलेशन में, ए से भी है, एक कंडीशन तो पहला ये बन गया। और दूसरा कंडीशन बन रहा है कि यहाँ पर देखिए ए कहाँ था आर1, ए से रिलेशन में है और ए सी से भी है, यानी दूसरा कंडीशन एक और बन रहा है, ए सी से भी है। यहाँ से दो कंडीशन बन गया। ठीक, समझ में आ रहा है। ए से भी है, ए सी से भी रिलेशन में है। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना। तो ए से भी है, सी से, तो दूसरे वाले कंडीशन में हमें क्या मिलना चाहिए, पहले वाले से ए से सी से ए मिलना चाहिए। तो सी से ए मिलेगा, देखिए सी का ए है यहाँ पर, देखिए क्लियर करिए, तो है यहाँ पे, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ए सी से है, सी ए से है और ए किससे है, सी से। तब हमें क्या मिलना चाहिए, सी का किससे, सी से। तो क्या सी का सी देखिए उस सेट में है, उस रिलेशन के सेट में तो नहीं है सी का सी, इसीलिए क्या होगा, ए नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो सेट है, जो हमारा आर है, क्या हो गया, डज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं सभी को डायग्राम। इतना कोई भी एक्सप्लेन करके नहीं बताता है, हम बार बार आपको कह रहे हैं, इसीलिए केवल एक वीडियो में 2 या 3 टॉपिक हो पा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव पढ़ा है और एंटिक सिमेट्रिक, यही 2 रिलेशन हम लोग आज पढ़ पाए हैं। क्लियर, तो आप लोग R2 को चेक करिएगा इसी तरीके से सारे टेबल्स के लिए, R3 के लिए करिएगा। तब लोग कहेंगे कि इसमें तो बहुत समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए आप लोग। ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन पूछा गया है, पूछी नहीं जाएंगे, 2023 में पूछा गया है। तो आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे। सेट आपको बहुत छोटा दिया जाता है, 2 ही 3 एलिमेंट का दिया जाता है। जैसे इसमें 3 एलिमेंट दे दिए हैं, 2 एलिमेंट 3, बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं दिए जाते हैं, कम से कम 2 या 3 दिए जाता है। तो 2-3 एलिमेंट्स दिए जाएंगे तो उसका तो चेक ही कर लेंगे इतनी जल्दी से। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, बना लीजिए। क्लियर, चला जाए, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए एक नोट लिखिएगा आप लोग। चलिए देखिए अगला नोट लिखिएगा। एक नोट क्या कह रहा है कि फाई इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन एनी सेट एक्स। कह रहा है कि जो हमारा फाई हो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा किसी भी सेट एक्स पे। यानी कहने का इसका मतलब है कोई रिलेशन आर है किस पे, जो कि फाई के बराबर है, और कह रहा है कि कहाँ से कहाँ है, आर से, आर हमारा कहाँ से कहाँ है, यक्स से यक्स में एक रिलेशन है। क्लियर, यहाँ पर स्टार नहीं है, इसका कहने का मतलब यहाँ देखिए सच दैट कैसे, आर फ्रॉम एक्स टू एक्स, यानी ऑन एक्स पढ़ा जाता है। ठीक, तो हमारा जो रिलेशन डिफाइंड है कहाँ से, एक्स क्रॉस एक्स, यानी कि आर बोलें तो आर इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। क्लियर, सबको समझ में आ गया आप सबको ना। तो ये हमेशा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले कंडीशन हमारा एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर, एंड दूसरा कंडीशन हमारा दिया था कि वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, आर। तब हमें दिखाना था कि जो हमारा एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तब हमें दिखाना था कि एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर होना चाहिए, आर में। जब यही वाला पहले ही वाला कंडीशन नहीं है इसमें, तब दूसरा वाला कंडीशन तो हो चाहे ना हो, उससे हमसे क्या लेना जाए, तो तीसरा कंडीशन तो दिखानी नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, हमारा फाई क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए पहले इसमें एलिमेंट होने चाहिए, इसको दिखाने के लिए पहले तो ए वाला रिलेशन होना चाहिए और ए वाला रिलेशन होना चाहिए। जब यही दोनों नहीं है तो इसको दिखाना कहाँ पड़ेगा। हमारा डिफिनीशन यही कहता है कि जब ए दोनों हो तब हमें ये दिखाना है। अगर इनमें से कोई एक भी गायब है या दोनों गायब हैं तब हमें ये दिखाना नहीं है। ठीक, उसको मान के चलेंगे जो हमारा होगा रिलेशन उसे ट्रांजिटिव। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। इसी में बहुत लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसको अगर आप सही से अगर डिफिनीशन को देखेंगे, डिफिनीशन अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आप लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं उसका, लेकिन जब आप किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में रहते हैं तो आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। चलिए आज इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। ठीक, क्योंकि वीडियो अभी 44 मिनट का हो चुका है, तो इसे एडिट करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, तो इसीलिए डाटा की कमी भी बढ़ जाती है। क्योंकि एक वीडियो 45 से 46 मीडियम का 46 मिनट का डालने में अगर क्वालिटी उसके ठीक ठाक रहे, जैसे हमने वीडियो अभी शूट किया है, अगर उसी क्वालिटी का रहे तो लगभग 4 GB लगते हैं। 4 GB, तो 4 GB चाहिए डाटा, तो आप लोग समझ ही रहे हैं 4 GB डाटा कहाँ से आता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इन सभी बातों को कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और देखिए पढ़ने का जो आपका तरीका है, जितना पढ़ा रहे हैं वो डेली का डेली रिवीजन करते चलिए।
ठीक। दूसरे दिन का पढ़ाएंगे तो ऐसे पहले वाला रिवाइज करिए, फिर दूसरा वाला रिवाइज करिए, तीसरे दिन पढ़ाएंगे तो तीसरे वाला भी रिवाइज करिए, पहले दूसरा तीसरा भी रिवाइज करिए। जब ऐसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 10 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है ना। ऐसा सोच के बिल्कुल मत चलिए कि एक दिन पूरा नोट्स हमारा तैयार हो जाएगा उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। तो अगर ऐसा सोच के चल रहे हैं तो कोई भी नहीं पढ़ पाया है नोट्स बनाने के बाद, अगर शुरू से नहीं पढ़ा है तो। अगर आप लोग हमारी बात मान के चलेंगे तो आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कम से कम 50 मार्क्स अगर रियल एनालिसिस का होता है तो। अगर मिनिमम कहा जाए तो आपका 40 और मैक्सिमम कहा जाए तो 40+ आप लोग ला सकते हैं। ठीक, क्लियर है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और अभी से पढ़ते रहिए। किसी भी सीनियर्स, अगर कोई सीनियर्स हो या जूनियर्स कह दे आप लोगों को नहीं एग्ज़ाम के 2 महीने या 1 महीने पढ़ के एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर किया जा सकता है, तो उनकी बातों पे भरोसा मत करिए। ठीक, क्योंकि आप अगर 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपका सिलेबस इतना ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, रियल एनालिसिस पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, और उसके बाद आपके और 2 सब्जेक्ट होंगे, उनके भी 3 पेपर पढ़ने हैं। तो उस समय सारी चीज़ों को पढ़ना एक साथ मुश्किल हो जाता है। जब आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे तब उस समय आपको समय मिल जाएगा। हाँ, रिवीजन 1 दिन में हो सकता है। रिवीजन की बात करें तो आप 2 महीने में पूरा रिवाइज कर सकते हैं और 1 रात में भी रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको। और जो लोग टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ID लिख लीजिए SANJEET। बोल भी रहे हैं, जिनको नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, डबल ई रहेगा। अगर एक भी गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा। संजीत MATH। देखिए मैथ्स में केवल S होता है, लेकिन हमने E बनाया है, इसमें बीच में लगा दिया है। तो आप लोग मैथ्स में ES लगाइएगा 48, तभी आपका टेलीग्राम पे आएगा। क्लियर। तो संजीत मैथ्स 48 सब सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों को वहाँ क्या होगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन जो हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं, आप लोग अगर नोट्स अपने से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो नोट्स के भरोसे बैठते हैं उनको नोट्स भी दिया जाएगा। तो आप लोग नोट्स के भरोसे मत बैठिए, खुद का नोट्स बनाइए और अपने तरीके से बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, क्लियर है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो सेट किया जाता है कि वीडियो अच्छा इस तभी कहा जाता है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो रेटिंग बढ़ती है शायद चैनल की, तब आप वीडियो सर्च करते हैं तो तुरंत स्क्रीन पे देने लगता है। शुरुआती दौर में क्या होता है कि अगर वीडियो पे मान लीजिए शुरू में कोई वीडियो डाल रहा है तो अगर उस पर लाइक या सब्सक्राइब बहुत कम है तो आप सर्च करेंगे तो जल्दी उनका चैनल नहीं आता है। आप लोग जानते होंगे। ठीक, पहली बार आप लोग भी सर्च किए होंगे तो नहीं आया होगा। टेलीग्राम से माध्यम से आप लोग ये वीडियो पाते हैं तो बाद में आप लोगों को जल्दी मिल जाता है। ठीक, क्लियर है। तो चलिए आज भी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपने सीनियर्स के जो हों प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं BSc फर्स्ट ईयर में, उन लोगों को प्रैक्टिकल में सारी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अपने सीनियर्स से मिलते रहिए जो जिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि सारे सीनियर्स का सब्जेक्ट आपसे नहीं मिलेगा। तो जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो हैं लड़के, तो केमिस्ट्री में जो सीनियर्स स्टूडेंट होंगे उनसे मिलिए और उनसे पूछिए भैया प्रैक्टिकल कैसे होता है, तो आप लोगों को वो गाइड कर देंगे थोड़ा बहुत। ठीक, और जो फिजिक्स में कर रहे हैं तो आप लोग अपने फिजिक्स से सीनियर उससे पूछिए। और जो अदर सब्जेक्ट हैं जिनका जूलॉजी है, बॉटनी है या कोई और सब्जेक्ट है, तो अपने अपने डिपार्टमेंट के सीनियर से पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे।